हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 11th एनुअल एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स का ऑल टू ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर जो है आपको वीडियो में ही याद कराने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखना है और सभी प्रश्नों का आंसर आपको स्वतः याद हो जाएगा। और अंत में आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं जिसमें आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी आपको अंत में मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को देख ही लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि डॉपलर प्रभाव क्या है? व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? तो ये कुछ नहीं, आपको 1 मिनट के अंदर यह याद हो जाएगा और इसे उदाहरण के तौर पर भी समझाएंगे। इसका परिभाषा कह रहा है कि जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है। तो यहाँ पर ही दो शब्द आया है, एक ध्वनि स्रोत और श्रोता और एक आपेक्षिक गति। तो इन तीनों को हम पहले समझते हैं। तो देखिए, ध्वनि स्रोत क्या होता है? तो वैसा स्रोत होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए जिससे ध्वनि का जो है उत्सर्जन होता है या जिससे ध्वनि बाहर निकलता है, उसे हम लोग ध्वनि स्रोत कहते हैं। जैसे में कोई रेलगाड़ी हो गया, उससे भी हॉर्न से ध्वनि निकलती है, स्पीकर से जो साउंड निकलता है वो भी तो एक ध्वनि स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जिससे ध्वनि जो है ना बाहर निकलता है वो आपका ध्वनि स्रोत हो गया। और श्रोता मतलब होता है उस ध्वनि को सुनने वाले व्यक्ति को ही श्रोता कहते हैं। यहाँ पर हम इसे प्रेक्षक के रूप में लेंगे, ऑब्जर्वर के रूप में लेंगे, जो उस ध्वनि स्रोत से निकले ध्वनि को सुनता है। और उसके बीच जब आपेक्षिक गति होता है, आपेक्षिक गति कहने का अर्थ है कि मान लीजिए ये आपके पास ये कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ पर ये एक ध्वनि स्रोत है। तो ये दोनों क्या करता है कि अपने स्थिति को जो है ना, अपने पोजीशन को एक दूसरे के सापेक्ष बदलता है। तो इसमें क्या हो सकता है, प्रेक्षक या तो जो है ध्वनि स्रोत के पास जाए या ध्वनि स्रोत को कोई व्यक्ति जो है वह प्रेक्षक के पास ले जाए। तो इससे एक दूसरे के जो है ना स्थान में परिवर्तन होता है, इसी को आपेक्षिक गति कहते हैं। तो जो है ना आपेक्षिक गति होता है, मान लीजिए प्रेक्षक जो है ध्वनि स्रोत के पास जाएगा तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई देगा उस ध्वनि की जो आवृत्ति होता है वह मूल आवृत्ति से कम या अधिक होता है। इसी घटना को जो है ना डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग एक उदाहरण के तौर पर अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहां पर हम लोग एक ट्रेन का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है यहां पर, और यहां से जो है ना ध्वनि निकल रही है और यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। मान लीजिए ये जो व्यक्ति है यहाँ पर ही खड़ा हुआ है और इस व्यक्ति को जो है हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे श्रोता कहेंगे, इसे ऑब्जर्वर हम कह सकते हैं। और इसे जो है ना इसे सोर्स कहेंगे, स्रोत हो जाएगा ये। तो क्या होता है डॉपलर प्रभाव में कहा गया है कि जब किसी ध्वनि स्रोत, तो ये आपका हो गया ध्वनि स्रोत से कोई ध्वनि निकलती है और वह श्रोता एक खड़ा हुआ है, तो उस श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है। या तो ट्रेन श्रोता की ओर जाए या श्रोता जो है ट्रेन की ओर जाए, तो ये हो गया आपका एक दूसरे के सापेक्ष आपेक्षिक गति। तो आपेक्षिक गति होता है तो इस श्रोता को जो ये ट्रेन की ध्वनि सुनाई देता है उसकी आवृत्ति जो है ना कम या अधिक होता है, इसी को डॉपलर प्रभाव कहा गया है। देखिए कम या अधिक कैसे होता है, जब यह श्रोता ट्रेन की तरफ जाएगा तो इसे ध्वनि जो ना थोड़ा सा तेज सुनाई देगा, और जैसे ही ट्रेन इसके तरफ जाएगा तो फिर भी इसे ध्वनि तेज ही सुनाई देगा। और कब कम सुनाई देगा, तो जब यह व्यक्ति जो है ना इस ट्रेन से दूर जाएगा तो इसे ध्वनि जो है ना कम सुनाई देगा। या जैसे आप स्टेशन पर खड़े हुए हैं, इधर से ट्रेन आया तो आपको ध्वनि जो जब पास आते जाएगा तो ध्वनि बढ़ते जाएगा, जैसे ही वह आपसे दूर तक चला जाएगा उसका ध्वनि जो है ना धीरे धीरे कम सुनाई देने लगता है। तो ये जो कम सुनाई देता है और अधिक सुनाई देता है, ये जो प्रभाव है पूरा, इसी को डॉपलर प्रभाव कहा गया है। तो इस तरह से आपका परिभाषा पूरा क्लियर हो गया। एक बार और चलिए परिभाषा को देख लेते हैं और उसे अच्छे तरीके से व्याख्या कर देते हैं। तो इसमें कहा गया कि जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, जैसे रेलगाड़ी और व्यक्ति के बीच आपेक्षिक गति होता है, तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई देता है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। जैसे उसके पास जाएगा तो आवृत्ति अधिक होगा, जैसे उससे दूर जाएगा तो उसे जो है ना कम सुनाई देगा, उसकी आवृत्ति कम होगी। तो इसी प्रभाव को हम लोग डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या है? व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? तो ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि देखिए रेखीय मतलब होता है कि
एक लीनियर मतलब एक सरल रेखा में कोई वस्तु या कोई पार्टिकल गति करता है तो उसको हम वो लोग रेखीय कहते हैं, मतलब एक सरल रेखा में, उसी को हम लोग रेखीय कहते हैं। उसके बाद संवेग, तो संवेग क्या होता है, तो संवेग जो है ना वह मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान गुने वेग होता है वही आपका संवेग होता है। P बराबर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि P बराबर mv, यहाँ पर mv लिख सकते हैं, जहाँ पर m मास है और v वेलोसिटी है। तो इसका हो गया संवेग। उसके बाद संरक्षण का मतलब होता है कि वह नियत है, नियत है, इसी को हम लोग रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। आप लोग इसे हमें परिभाषा से अच्छे तरीके से समझते हैं। कहा गया कि यदि किसी निकाय या सिस्टम पर कोई बाह्य बल जो एक्सटर्नल फोर्स कार्य न करे तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। यह रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। देखिए इसे समझते हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें कहा गया कि मान लेते हैं एक सरल रेखीय यहाँ पर पथ है और इस पर कोई पार्टिकल है। कहा कि इस पार्टिकल के जो संवेग में है, इसका संवेग जब इस पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, बाह्य बल कार्य नहीं करेगा मतलब इस पर कोई अन्य बल जो है ना कार्य नहीं करेगा, तो जो है ना इसका जो पूरा संवेग है वह संरक्षित होता है। इसके कहने का अर्थ है कि P बराबर mv है, तो मास तो बदलेगा ही नहीं। चाहे इस पर अगर बल भी लगा देते हैं तो यहाँ पर भैया आएगा, तो अगर 5 kg का ये वस्तु है तो ये भी 5 ही kg का रहेगा, तो इसके मास में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसका वेलोसिटी बदल जाएगा, वेलोसिटी बदलेगा एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, तो संवेग भी बदल जाएगा। इसमें कह रहा है कि जो है ना इस पर बाह्य बल लगता ही नहीं है। जब बाह्य बल लगेगा ही नहीं तो भी बदलेगा ही नहीं, आपका भी चेंज ही नहीं होगा, तो संवेग भी चेंज नहीं होगा, वह नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा। इसी को संवेग का संरक्षण सिद्धांत कहा गया है। इसे अर्थार्थ में हम लोग बोल सकते हैं कि यदि एक कण पर बाह्य बल कार्य ना करे, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे, जैसे कोई फुटबॉल है, इस पर आप धक्का नहीं दे रहे हैं, ये सीधा एक सरल रेखा में चल रहा है, इस पर धक्का अगर नहीं दे रहे हैं तो हो गया वो आपका बाह्य बल नहीं कार्य कर रहा है। अगर धक्का दे देते हैं तो वो जो आप धक्का दिए, जो बल लगाए, वही आपका बाह्य बल होता है। तो कह रहा है इस पर बाह्य बल नहीं लगना चाहिए। जब बाह्य बल नहीं कार्य करेगा तो उसका जो रेखीय संवेग होता है वह नियत होता है। नियत क्यों रहेगा? जब इसके वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो इसका संवेग भी बदलेगा नहीं। जब संवेग नहीं बदलेगा तो इसी को तो हम लोग रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो इस तरह से आपको इसका परिभाषा लिखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि जड़त्व आघूर्ण क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो है ना जड़त्व आघूर्ण क्या है। तो पहले हम लोग जड़त्व जानते हैं, उसके बाद आघूर्ण को जानेंगे, उसके बाद इसका पूरा सम्मिलित रूप से परिभाषा भी बना लेंगे। तो जड़त्व क्या होता है, तो किसी वस्तु का यह गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जिसके तहत जो है ना कोई वस्तु अपने स्थिति को बनाए रखता है। अपने स्थिति कहने का अर्थ है कि अगर वह गतिशील है तो वह अपने गति की अवस्था को बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल जो कार्य न करे। अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह वस्तु हमेशा विराम में ही रहने की प्रवृत्ति रखेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य न करे, तो वो आपका जड़त्व होता है। आघूर्ण मतलब होता है किसी अक्ष के परिता जो है ना घूर्णन करना, वो आघूर्ण होता है। तो इसका परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई पिंड किसी अक्ष के परिता घूर्णन करता है तो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कोई अक्ष के वजन, यहाँ पर हम लोग अक्ष भी एक थोड़ा सा बना ही देते हैं कि जो है ना कोई अक्ष है, तो इस अक्ष के तहत मान लेते हैं ये अक्ष है आपका, और इस अक्ष के तहत यहाँ पर मान ले कोई पार्टिकल है और ये जो है ना घूर्णन गति कर रहा है किसी अक्ष के तरफ, तो कहा है कि इसकी अवस्था का परिवर्तन करने की जो प्रवृत्ति होता है, मतलब इसमें कोई फोर्स लगेगा तो ये अपने अवस्था का परिवर्तन करने का जो है विरोध करेगा, उसका इसमें प्रवृत्ति होता है। और पिंड का जो है यही गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परिता घूर्णन किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, तो पिंड का घूर्णन अक्ष के परिता जड़त्वाघूर्ण कहलाता है। इस तरह से हो गया। और जड़त्वाघूर्ण को हम लोग आई से सूचित करते हैं, क्योंकि इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसे आई से सूचित करते हैं। और दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण घूर्णन करती वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के प्रत्येक कण के द्रव्यमान, प्रत्येक कण का जो है ना द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यहाँ से हमें एक व्यंजक भी प्राप्त हो जाता है जड़त्वाघूर्ण का, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और न्यूमेरिकल टाइप प्रश्नों में बनाने में बहुत ज़्यादा कम देने वाला है। क्या कहा गया है
कि जो जड़त्व आघूर्ण है आई, जो जड़त्व आघूर्ण है आई, वह जो है ना मास और उसके बीच के दूरी के जो है ना वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वह एम आर स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हम लोग ऊपर में जैसे एक अक्ष में पढ़े थे उसी तरह से यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर छोटा सा आकृति लिए, जैसे हो गया ये अक्ष के तरफ, तो ये जो है ना अक्ष के हो गया, तो यहाँ पर कोई पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का जो है यहाँ कोई मास होगा और इससे दूरी जो है ना इसका, और इसका आर दूरी पर है अक्ष से और परिथा घूम रहा है। तो इसमें कहा गया कि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह आपके जो पार्टिकल है उसका मास कर दीजिए और इसके दूरी, जो इसके बीच दूरी है उसके वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, मतलब आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है। और इससे आप लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं, और यह एक अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है, यह एक अदिश राशि है। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक क्या होगा, तो जैसे मास हो गया, मास को हम लोग केजी में मापते हैं तो केजी हो गया। उसके बाद यहाँ पर त्रिज्या को मीटर में मापेंगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, जो है इसका मात्रक हो जाएगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका आप बीमा भी चाहे तो निकाल सकते हैं कि, तो मास इसमें हो जाएगा एम पावर 0, एल तो है, लेंथ है इसमें तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टी तो है ही नहीं तो टी पे पावर 0 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी पावर 0 इसका बीमा हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अपकेंद्र बल क्या है, उदाहरण सहित समझावे। तो ये भी बहुत ही आसान है, अपकेंद्र बल क्या होता है उदाहरण सहित आपको बताना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इससे आपको क्या कैसे याद रखना है, तो हम आपको पहले इसे जो है समझा देते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पर अपकेंद्र बल कहा है, तो मान लेते हैं ये आपका एक पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है। तो इसमें कहा गया कि जब कोई जो है ना पिंड हो गया या वस्तु हो गया वृत्तीय पथ में जो है ना गति करता है, तो उस वस्तु पर जो है ना केंद्र की ओर नहीं, केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे हम लोग अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल कहते हैं, जब केंद्र से बाहर की ओर बल लगेगा तो अपकेंद्र बल कहेंगे, और जब केंद्र की ओर बल लगता है तो इसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अभिकेंद्र बल कहते हैं। जब केंद्र की ओर लगता है तो उसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहेंगे, और उससे बाहर लगेगा तो उसको अपकेंद्र बल कहेंगे। तो इसका परिभाषा यहाँ पर क्या दिया गया है कि किसी गोलाकार पथ पर, जैसे कोई गोलाकार पथ है, उस पथ पर तीव्रता से गति करने वाले वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और केंद्र की ओर लगने वाले, मतलब केंद्र के अंदर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इसे 1659 ईस्वी में क्रिस्टियन हाइगेंस द्वारा परिभाषित किया गया था। उसके बाद है कि अपकेंद्र बल के उदाहरण भी यहाँ पर ही दिए गए हैं, और उदाहरण इसका जो ना अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा इसका उदाहरण, जैसे मौत के कुएं में जो होता है, बाइक सवार पर कुएं की दीवारों द्वारा अभिकेंद्रीय बल लगाया जाता है। जो आप मौत कुआं देखे होंगे तो उसमें जो क्या होता है कि जो बाइक सवार होता है उसके द्वारा अभिकेंद्र बल लगाया जाता है, जबकि सवार व्यक्ति के द्वारा जो है ना सवार व्यक्ति द्वारा बाहर की ओर अपकेंद्र बल लगता है। अंदर की ओर तो अभिकेंद्र बल लग जाता है, और बाहर की ओर जो है वह अपकेंद्र बल लगता है, जिससे दोनों जो है ना बैलेंस रहता है और वह अच्छे तरीके से अपना कर्तव्य दिखाता है। तो इन दोनों बाइक सवार को बचाता है। ये दोनों बल जो है ना बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद है दूध की डेयरी। देखिए दूध की डेयरी पर भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग कर दूध से मलाई को अलग किया जाता है। मलाई का घनत्व कम होने के कारण उस पर जो है ना अपकेंद्रीय बल लगता है, और वहीं दूध पर यह अधिक लगता है, इसीलिए दूध नीचे और मलाई ऊपर आ जाता है। जो दूध से मलाई निकाला जाता है उसमें भी अपकेंद्र बल का सिद्धांत लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि गोल झूले में झूल रहे लोग अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर की ओर जाते हैं। मतलब जो गोल झूला होता है उसमें झूल रहे लोग जो है अपकेंद्रीय बल के कारण ही बाहर की ओर जाते हैं। उसके बाद है कि कार रेस में दौड़ रही कार जो है जब तीव्रता से मोड़ पर, मतलब कोई मोड़ है जैसे इस चल रहा है, यहाँ पर मोड़ आ गया, तो इस मोड़ पर जो है उस कार व्यक्ति को प्रतीत होता है, ऐसा उसको अनुभव होता है कि दरवाजे की ओर वह गिर जाएगा। तो इस तरह के अपकेंद्र बल का उपयोग होता है। उसके बाद है कि कोशिकाकर्षण क्या है।
यहाँ पर केशिकत्व भी कभी कभी रहता है कि केशिकत्व क्या है, इंग्लिश में आपको देखना है कि व्हाट इज कैपेबिलिटी। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका भी दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है कि जब केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व के का जो कारण है वह सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है। देखिए कोशिकाकर्षण क्या होता है तो इसे हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से और उदाहरण से भी समझेंगे कि जो है केश नली के द्वारा, कोई पतली सी केश नली है उसके द्वारा जो है ना द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना ही जो है वह आपका कैपिलरिटी कहलाता है। इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे लालटेन हो गया आपका। यहाँ पर एक लालटेन का उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। तो इस लालटेन में जो बत्ती होता है इसका और इसमें केरोसिन तेल होता है, ये केरोसिन तेल जो है ना ऊपर किस कारण से चढ़ता है तो इसमें भी कैपिलरिटी के कारण ही जो है इसमें छिद्र होता है, बहुत सारा सूक्ष्म छिद्र, और जिससे जल के अणु ऊपर चढ़ते हैं और जो दीप है या लालटेन है वह प्रज्वलित होता है। तो इसमें भी केशिकत्व का जो है ना सिद्धांत लागू होता है। और दूसरा उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं, जैसे हो गया जब वर्षा होती है, जब जो है ना खेतों और में वर्षा होती है तो जो है ना उसमें जल्दी से जुताई करा दिया जाता है। क्यों करा जाता है? क्योंकि जब बारिश होती है तो ज़मीन के अंदर सारा पानी चला जाता है और वह जो है केश नली का निर्माण कर लेता है, जिसके अंतर्गत जो है ना पानी चला जाता है। अगर देखिए जुताई अगर नहीं कराएगा तो ये पानी धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा और ज़मीन जो है ना सूख जाएगा। इसीलिए जो है ना इसके केश नली को तोड़ने के लिए जो है ना खेतों में जो है ना हल लगवा दिया जाता है, ताकि जो है ना सारा मिट्टी मिल जाए और उसका नमी बना रहे। तो इस कारण से किया जाता है। यहाँ पर भी केश नली का सिद्धांत जो है ना केशिकत्व का सिद्धांत लगता है। तो इस तरह से ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये जितना भी आप यहाँ पर ही देख रहे हैं सबका जो है ना आपको PDF हो गया पूरा लिखा हुआ जो है वह आपको हमारे वेबसाइट gk_study.in पर आपको मिल जाएगा। आपको गूगल में सर्च करना है gk_study.in, आपको जो है ना पूरा मिल जाएगा। और जाके इसमें जो है ना आपके लिए बहुत सारा चीज़ जो है ना अपलोड कर दिया गया है। जैसे मैं आपको बताना चाहेंगे कि फिजिक्स के क्लास 11th के फिजिक्स का जो है ना ऑल चैप्टर का आपको मिल जाएगा, सभी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा। उसके बाद क्लास 11th का जो पूरा हिंदी आपको मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का जो है ना सारांश हो गया, व्याख्या हो गया, भावार्थ हो गया, प्रश्नोत्तर हो गया, सभी कुछ जो है ना आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। सब कुछ अपलोड कर दिया गया है और बहुत चीज़ जो है ना आने वाला है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी वेबसाइट पर मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उसके बाद आपका छठा प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी कुछ नहीं है कि वैसा तरंग होना चाहिए जिन्हें संचरित होने के लिए मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह निर्वात में भी गमन कर सकता है, तो उन्हें हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो वैसा तरंग होना चाहिए जिसे संचरित होने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी संचरित हो जाती है। क्योंकि इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए अंतरिक्ष में संचार के लिए जो है एवं वार्ता के लिए मतलब बातचीत के लिए जो है ना इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये निर्वात में भी काम करता है और विद्युत चुंबकीय तरंग के जो है ना प्रकाश के वेग से गति करता है तथा ये तरंग फोटोन से मिलकर बनी होती है। तो आपको एक लाइन में इसका आंसर बोलना है कि वैसा तरंगे होने चाहिए जिसे संचरण के लिए कोई माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है, वह विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। उसके बाद सातवां प्रश्न है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। सातवां प्रश्न है आपका कि गुरुत्वीय और जड़त्वीय द्रव्यमान में आपको जो है ना अंतर समझाना है। यहाँ पर या दोनों का आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। देखिए गुरुत्वीय और जड़त्वीय जो द्रव्यमान होता है उसको हम निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए जड़त्वीय द्रव्यमान मतलब यह जड़त्व की माप है। जो जड़त्व क्या होता है तो ऊपर ही बताए थे कि किसी भी वस्तु का जो गुण होता है जिसमें वह अपनी अवस्था को बनाए रखता है वह जड़त्वीय गुण होता है। तो वह अपनी अवस्थाओं को बनाए रखता है, उसमें जितना उसका माप है, जो माप करता है उसका जड़त्व का, किसी वस्तु के जड़त्व का जो माप करता है वही आपका जड़त्वीय द्रव्यमान होता है। तो इसे हम लोग 3-4 पॉइंट में बनाकर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है और इसमें दोनों में अंतर भी लिखना है। तो अंतर ये हो जाएगा कि यह किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है और जड़त्वीय द्रव्यमान का निर्धारण जो है गति के द्वितीय नियम से किया जाता है, F = ma।
जो गति का द्वितीय नियम क्या है, तो गति का द्वितीय नियम में कहा गया कि संवेग में परिवर्तन की दर जो है उस वस्तु में लगाए गए बल के समानुपाती होता है और इससे F बराबर ma अर्थात बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इससे हम लोग जो है ना इसका द्रव्यमान जो होता है, जड़त्वीय द्रव्यमान यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका F/A। तो यही जो है ना फाइंड करते हैं हम लोग द्वितीय नियम से जड़त्वीय द्रव्यमान को। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो है इसकी माप के लिए हम लोग जड़त्वीय तूला का इस्तेमाल करते हैं। तूला मतलब होता है तराजू कह सकते हैं, जिससे हम लोग इसे मापते हैं। उसके बाद जड़त्वीय द्रव्यमान की माप आसान नहीं होती है। ये हो गया इसका इतना पॉइंट। तो ये इतना लिख देना है आपको, और दोनों भाग में इस तरह से बनाकर भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गुरुत्वीय तो जो है ना द्रव्यमान में लिखना है। तो जो गुरुत्व बल होता है उसका माप ही आपका गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। तो यह किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल की माप है। गुरुत्व बल क्या होता है, तो आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सुने होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या होता है, तो दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये जो होता है आपके पास गुरुत्वाकर्षण F बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम Gm/r², ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल में अगर दोनों पिंड है, एक पिंड को अगर पृथ्वी मान लेते हैं, तो उस पृथ्वी की और कोई अन्य पिंड जो है ना, उन अन्य पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। वहाँ गुरुत्वाकर्षण होता है और ये गुरुत्व बल होता है। जैसे में यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक पृथ्वी है और यहाँ से कोई वस्तु गिर रहा है, तो पृथ्वी जो है ना किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है उसी को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। तो इस जो है बल से गिरता है तो इससे गुरुत्वीय त्वरण भी उत्पन्न होता है और उस गुरुत्व बल के माप को ही हम लोग गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। तो उसी का यहाँ पर आपको पॉइंट लिखना है। उसके बाद इसका निर्धारण कैसे करते हैं, तो अभी चर्चा कर दिए कि गुरुत्वीय द्रव्यमान का निर्धारण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से किया जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में कहा गया कि दो पिंडों के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होते हैं वह उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसकी माप के लिए हम लोग स्प्रिंग तूला का इस्तेमाल करते हैं और इस गुरुत्वीय द्रव्यमान की माप आसान होती है। उसके बाद है कि ऊष्मा और ताप में अंतर को समझाइए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है। तो ऊष्मा तथा ताप में निम्नलिखित अंतर है। पहला है ऊष्मा। तो ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी वस्तु में तापांतर के द्वारा स्थानांतरित होता है। जैसे में हम लोग इसे इस तरह से समझ सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कोई छड़ है और इसे हम लोग गरम कर रहे हैं किसी मोमबत्ती के आगे। तो इसका पहले ये सिरा गरम होगा, ये सिरा गरम होगा और धीरे धीरे जो है ना इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। वह तापांतर के द्वारा जो है ना इसका हीट यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इसी के तापांतर को ही हम लोग ऊष्मा कहते हैं। और जो ताप होता है वह बिल्कुल ही भिन्न होता है, वह ऊष्मा की माप होता है कि कितना तापमान है उसमें। तो या इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है कि ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है, ये तो सही है। फिर दो वस्तुओं का ताप समान होने पर भी उसमें ऊष्मा की मात्रा जो है ना भिन्न भिन्न हो सकती है। फिर किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उसके द्रव्यमान, ताप तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके बाद हम लोग ताप की ओर चलते हैं और इस दोनों में अंतर के लिए आपको दो भागों में बांट कर भी लिखना अच्छा ही रहेगा। उसके बाद ताप देखिए क्या कहेंगे, तो यह किसी वस्तु में ऊष्मा की माप होती है। यह किसी वस्तु में ऊष्मा की माप होती है कि किसी वस्तु जो है ना वह उसमें कितना ऊष्मा है उसको हम लोग ताप के अंतर्गत मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। फिर दो वस्तुओं में ऊष्मा का मान समान होने पर ताप का मान जो है ना वह भिन्न भिन्न हो सकता है। फिर किसी वस्तु का ताप उसमें निहित ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का ताप जो है ना उसमें कितना अधिक ऊष्मा रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका ताप होगा, तो ये निर्भर करता है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि ऊष्मा द्वारा कार्य करने की क्षमता होती है जबकि जो है ताप में कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। अर्थात ऊष्मा को कार्य में रूपांतरण किया जा सकता है लेकिन ताप को नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। 9 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि ऊंचाई के साथ जी का जो मान है गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार बदलता है।
तो ऊंचाई के साथ जी का मान निम्न तरीके से बदलता है। गुरुत्वाजनित त्वरण अर्थात गुरुत्वीय जो त्वरण है अर्थात जी का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी के अनुसार घटता है। दूरी के अनुसार घटता और बढ़ता है, वो हम बाद में समझेंगे उदाहरण से कैसे बढ़ता है। अर्थात इस दूरी के बढ़ने पर यह घटता है और दूरी के घटने पर यह बढ़ता है। जब दूरी घटेगा तो ये गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, और जब दूरी जो है वह बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और जब घटेगा तो वह बढ़ेगा। और इसीलिए समुद्र तल पर इसका मान जो है ना अधिक और पहाड़ों पर कम होता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा पर जो है इसका मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वह ध्रुवों पर कुछ चपटी है, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम है। जो दूरी कम है तो उसमें जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। तो इसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं कैसे होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर पहले एक पृथ्वी मान लेते हैं, ये पृथ्वी है और कोई यहाँ पर पिंड है आपका m द्रव्यमान का है, ये स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है और पृथ्वी जो है ना वह m द्रव्यमान का पिंड है। तो पृथ्वी के नीचे जो है ना फोर्स लगेगा वह mg फोर्स लगेगा, और यहाँ पर दोनों पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही, जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि F बराबर हो जाएगा आपका mg, और ये mg किसके बराबर होगा, तो ये g m1 इंटू m2, यहाँ पर m1 नहीं है, यहाँ पर हम जो माने हैं उसी को लिख देते हैं, उचित रहेगा कि कैपिटल M हो जाएगा, उसके बाद स्मॉल m बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये एक m से ये m काट सकते हैं, तो g बराबर क्या लिख सकते हैं, g m बाई आर स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि जैसे ही दूरी बढ़ेगा तो यहाँ पर ये इस दूरी का मान अगर बढ़ता है तो जी का मान आपका घटेगा, अगर इस दूरी का मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा, इसमें थोड़ा सा आप लॉजिक भी लगा सकते हैं। जैसे अगर दूरी आपका x है, x दूरी है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप दूरी बढ़ाते हैं, जैसे 2x को अगर दूरी को 2x कर देते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी x है, अगर इसे 2x दूरी कर देंगे तो 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना दूरी बढ़ रहा है, और जब ये बढ़ेगा तो ऊपर जो संख्या रहेगा, पहले जैसे पहले ये 1 है तो 1 से विभाजित कीजिएगा तो यही संख्या रहेगा, लेकिन जब 4 से विभाजित करिएगा तो ये कुछ कमेगा तो ये भी कमेगा, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ये भी कमेगा। अगर ये कम रहेगा तो ऊपर में जितना रहेगा तो विभाजित होगा तो वो कम ही बचेगा, जिससे जी का मान बढ़ेगा। जब देखिए दूरी घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा, और दूरी जब बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। ये आपको याद रखना है इतना, और इससे आपको याद रख लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि न्यूटन के शीतलन नियम को लिखे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर हमेशा पूछा ही जाता है। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। तो न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी पिंड के ऊष्मा ह्रास की दर जो है उस पिंड के ताप तथा उसके चारों ओर के माध्यम के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद नेक्स्ट कह सकते हैं इसमें कि चूंकि हम जानते हैं कि ऊष्मा किसी वस्तु में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है, अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होने लगती है उसमें ऊष्मा की हानि की दर जो है उसके मान में भी कमी आ जाती है। यदि किसी पिंड का ताप जो है वातावरण के ताप से अधिक होता है तो ऊष्मीय ऊर्जा का वातावरण में उत्सर्जन होने लगता है, जिस कारण से पिंड का जो ताप है वह कम हो जाता है। देखिए इस परिभाषा को आपको एक बार पढ़ लिए तो ठीक है, अब आपको जो पढ़ाएं जो समझाएंगे अभी वो आपको ध्यान से अच्छे तरीके से समझना है और उसी तरह से आपको लिखना है। इसमें यह कहा गया कि न्यूटन के शीतलन नियम में न्यूटन ने पहले देखा कि जैसे ठंडी का मौसम था, यहाँ पर एक बना देते हैं चाय का कप, तो ठंडी का मौसम था और इसमें जो चाय रखा हुआ था तो उसने क्या देखा कि जो है ना चाय जो है मान लेते हैं वातावरण का 10 डिग्री सेल्सियस तापमान था, तो चाय जो है ना धीरे धीरे चाय का पहले टेम्परेचर था 70 डिग्री सेल्सियस, तो 70 डिग्री से ये 60 डिग्री हो गया 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में 60 डिग्री हो गया, और 60 से 50 डिग्री ठंडा हो गया कितना मिनट में, तो ये हो गया मान लेते हैं 2 मिनट में। तो समय जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका टेम्परेचर जो है ना घट रहा है, इसमें टेम्परेचर में ह्रास हो रहा है। तो इसी प्रभाव को हम लोग न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं, कूलिंग लॉ कहते हैं। तो इसमें वो कहा, न्यूटन ने कहा कि जो वातावरण का टेम्परेचर 10 डिग्री है तो ये घटते घटते जो है ना 10 डिग्री हो जाएगा और उसमें बहुत सारा समय लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि जब जो है कोई गर्म वस्तु जो है वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तो वह वातावरण के ताप में हो जाता है। तो न्यूटन के नियम में यही कहा गया कि जो
वातावरण का टेम्परेचर होता है वह के, इसका फार्मूला पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझते हैं इसे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला में क्या कहा गया है यहाँ पर ही कि किसी पिंड का जो ताप है उसके चारों ओर, मतलब जो उस पिंड का ताप है, कोई वस्तु है उसका हो सकता है ताप, तो उसके चारों ओर के माध्यम के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि डी क्यू बाय डी टी, सबको बताएंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद माइनस के दे दीजिए क्योंकि ह्रास हो रहा है, और टी माइनस टी नोट, यही आपका जो है न्यूटन का शीतलन नियम है, जिसमें जो टी नोट है ये वातावरण का टेम्परेचर है। और जाके इसे हम लोग अन्य रूप में लिखकर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसे लिख सकते हैं हम लोग T1 माइनस T2 बटा टी या डी टी, और माइनस के हो जाएगा, और इससे जो टी है ये, इसे हम लोग T1 प्लस T2 लिखेंगे, उसके बाद इसका एवरेज कर देंगे और जाके माइनस टी नोट हो जाएगा। यही न्यूटन का शीतलन नियम है, जिसमें कहा गया कि दो टेम्परेचर आपको दिया रहेगा और उसमें बोल दिया जाएगा कि ये टेम्परेचर इतना मिनट में इतना डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना ठंडा हो जाता है। तो वातावरण का टेम्परेचर आपको टी नोट का वैल्यू दे दिया रहेगा, और आपको जो है ना टी का वैल्यू पूछा जाएगा या के का वैल्यू कभी कभी पूछा जाता है, आपको के का वैल्यू निकालना कहेगा, तो आपको इस सूत्र की मदद से निकालना है, और यही जो है आपका न्यूटन का शीतलन नियम है। तो इस तरह से समझना है। तो इसमें जो परिभाषा में कहा गया वो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ताप होता है, पिंड का ताप जो है वह उसके चारों ओर, मतलब जो टेम्परेचर है टी नोट, उसके ताप के अंतर जो टी माइनस टी नोट है, इसके ताप के अंतर के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है ये वाला टेम्परेचर पिंड का द्रव्यमान। तो यही इसी को न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, और ये लास्टवां प्रश्न होने वाला है, बर्नौली का प्रमेय, और ये बहुत ही अच्छा प्रमेय है और इससे बहुत सारा दैनिक जीवन में भी उदाहरण देखेंगे हम लोग। तो महान गणितज्ञ जो है ना डेनियल बर्नौली ने 1738 ईस्वी में सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कि इस प्रमेय में बताया गया कि जब कोई जो है ना असंपीडित तथा आसयन द्रव जो है अथवा गैस धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा है, अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है एक नियतांक होता है। इसी को बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। बर्नौली के प्रमेय पर ही जो वायुयान होता है वो कार्य करता है, और इसका बहुत सारे हम लोग उदाहरण भी देखने वाले हैं। तो इस नियम में कहा गया कि मान लेते हैं, पहले एक नली मान लेते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से एक नली है जिसका एक भाग चौड़ा रहेगा, एक भाग जो है कम चौड़ा रहेगा। तो इस तरह की एक नली है और इसमें आसयन जो द्रव है वह बह रहा है। तो इस द्रव के हर एक पॉइंट पर जो है ना इसका एकांक आयतन की जो ऊर्जा है वह नियत होता है। एकांक आयतन की कुल ऊर्जा में आ जाता है आपका दाब ऊर्जा, प्रेशर ऊर्जा आ जाएगा, और जाके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है ना उसका योग जो है वह एक नियतांक होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी को बर्नौली का प्रमेय कहा जाता है। तो इसे हम लोग व्यंजक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो बर्नौली का प्रमेय है उसमें है दाब ऊर्जा, तो प्रेशर देते हैं, दाब ऊर्जा हो जाएगा, उसके बाद हाफ स्थिति गतिज ऊर्जा दे देते हैं तो हाफ हो जाएगा रो, रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर रो या mv² लिख सकते हैं। उसके बाद जो है रो GH लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा गतिज स्थिति ऊर्जा, ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ये हो जाएगा दाब ऊर्जा। ये जो है ये एक कांस्टेंट होता है। इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग जो है बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। प्रमेय में जो है इसी सूत्र की मदद से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, और इसे हम लोग दैनिक जीवन में उदाहरण से देख सकते हैं किस प्रकार से, तो वो भी समझ लेते हैं। जैसे देखते होंगे कि जो वायुयान होता है वो भी जो है बर्नौली के प्रमेय पर ही कार्य करता है, वायुयान। और आप सुने होंगे कि जब रेलगाड़ी चलती है तो स्टेशन के पास कहता है नहीं खड़ा होने के लिए। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि जब ट्रेन आती है, यहाँ भी वायु है और यहाँ भी वायु है, दोनों जो है ना इस पर बल लगा रहा है और इसे एक पोजीशन में खड़ा किया हुआ है। जब तेज़ जोर से आती है तो यहाँ पर एक, आपको ये याद रखना है, ये जो इसी से आपको यहाँ पे जो स्पीड होता है वह प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी संबंध से समझ सकते हैं, जब ट्रेन खूब फास्ट से आती है तो वह अपने साथ जितने भी हवा होता है यहाँ पर फास्ट से आती है तो उसका स्पीड जो है ना हाई है, स्पीड हाई है। तो यहाँ पर ही जितने भी वायु हैं
स्पीड हाई होने के कारण इसका यहाँ पर जो है प्रेशर लो हो जाता है और इधर का प्रेशर जो है ना उच्च होता है। इधर का प्रेशर उच्च होने के कारण जो है ना वह दाब मारता है और इसको जो है इधर की ओर ढकेल देता है, जिस कारण दुर्घटना हो जाता है। तो स्पीड जब बढ़ेगा तो प्रेशर आपका घटेगा और स्पीड जब घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, या प्रेशर जब घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा और प्रेशर जब बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा। ये आपको संबंध याद रखना है, यही आपका बर्नौली का प्रमेय है। तो इस तरह से जो है ना आपका पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और अंत में जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो आप सुन लीजिए कि बहुत सारे बच्चे जो है ना कमेंट कर रहे हैं कि कब तक जो है ना क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब क्वेश्चन पेपर हमारे पास आएगा हम आपको बता देंगे। आपको इस भरोसे नहीं रहना है, अगर नहीं आएगा तो आपको क्या होगा, इसलिए अभी से ही, अभी भी समय है, आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम खुद आपको बता देंगे, अन्यथा आपको अच्छे तरीके से अभी तैयारी करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इस बार ही उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जब उपलब्ध होगा तो हम आपको बता देंगे। और अभी जो है ना आपको समय है, और आपको हम बताए थे कि हमारे वेबसाइट जो है GK_study.in पर आपको जाना है और आपको सभी से हिंदी और फिजिक्स और भी सब्जेक्ट का जो पूरा जो हर एक चैप्टर का सभी क्वेश्चन आंसर, हिंदी का तो भावार्थ हो गया, प्रश्न उत्तर हो गया, व्याख्या हो गया, पूरा कर कर डाल चुके हैं। तो आपको जाना है और विजिट करना है और अच्छे तरीके से तैयारी करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आए या ना आए, आप अच्छे तरीके से बना कर आइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।